मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, इस्तकबाल है आपका। ये जो दौरा हो रहा है इब्राहिम रईसी का, कैसे आप देख रहे हैं और किन मौजू पर चर्चा हो सकती है इस दौरे के दौरान? जी अभी अरब राष्ट्र जो हैं, जितने भी गल्फ के राष्ट्र हैं, वो समझ गए हैं कि उनको एक साथ होना पड़ेगा। वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, वो एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अमेरिका ने इनको बहुत एक्सप्लॉइट किया है। तो इनको साथ में आने की जरूरत है। बल्कि पिछले साल जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल खमेनी, इन्होंने भी कहा था कि जो डमास्कस और तेहरान के जो रिश्ते हैं, तो यानी कि सीरिया और इराक के, वो एक तरीके से मजबूत होने चाहिए। अब चीन ने इसमें अहम रोल बनाया है, इसमें डायलॉग बिठाने के लिए, चाहे तुर्की के साथ हो, सीरिया, चाहे मेनली सऊदी अरेबिया और ईरान, मेनली इनकी दोस्ती कराई है चीन ने। इसमें चीन को फायदा दो है मेनली। एक तो चीन दादागिरी दादा बन जाता है कि भाई हमने कराया, क्रेडिट उनको जाता है। दूसरी वजह यह है कि इससे अमेरिका को नुकसान है। अगर साथ में ये गल्फ के राष्ट्र आते हैं तो एक तरीके से चीन का दुश्मन है अमेरिका, अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा और अमेरिका को चिढ़ेंगे अलग से। तो वो हो गई। अच्छा, और पिछले इससे 11-12 साल पहले जो कि ईरानी प्रेसिडेंट थे, जो आखिरी इससे पहले जो गए थे, वो थे मोहम्मद अहमद जियान। वो सितंबर 2010 में गए थे। तो अब इस में बहुत सी मुद्दों पे बातें होंगी, इस मौजू पे बहुत ये इनके टाइज स्ट्रेंथन होंगे मेनली। अब पूरा एजेंडा तो क्लियर है नहीं कि ये किस बात पे दो दो परसों जा रहे हैं और 2 दिन की विजिट है। और मगर पूरे एजेंडा एग्जैक्टली नोन नहीं है। लेकिन इसमें ये जरूर है कि दोनों राष्ट्र और करीब आएंगे, इनकी दोस्ती और पुख्ता होगी यहाँ पे। जी। और जैसे कि ये 2000 दौरा है और 2011 के बाद से कोई पहली मर्तबा ईरानी सदर जो है दमिश्क का दौरा कर रहा है, और जो वफ्द साथ में जा रहा है उस पर भी अगर हम गौर करें तो यहाँ पर सियासी वफ्द भी और कारोबारियों का भी एक वफ्द साथ में जा रहा है इब्राहिम रईसी के साथ। आपको लगता है कि सियासी पस मंजर पर भी चर्चा हो सकती है? ईरान की मौजूदा सूरत हाल, इसके साथ साथ सऊदी अरब जिस तरीके से ये अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका के लिहाज से या दीगर मुल्कों के लिहाज से सियासी पस मंजर पर चर्चा कितनी जरूरी हो जाती है इस दौरे के दौरान? देखिए, जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो हुसैन अमीर अब्दुल्ला, उन्होंने भी कहा था कि ये विजिट होगी और इसमें मल्टी डायमेंशन कॉपरेशन, मतलब इन दो कंट्रीज की तो बात होगी, ऊपर से इसके अलावा मल्टी डायमेंशन जो कि अलग अलग राष्ट्र हैं, ये भी साथ में आने की इसमें एक साथ, ऐसे उन्होंने कहा था। बल्कि जो अम्बेसडर हैं इनके, जो अकबरी साहब, इन्होंने भी कंफर्म किया था कि ये जब मीटिंग होगी, इसमें केवल इन दो राष्ट्र ही नहीं, हो सकता है ये और अन्य मुद्दों पे बातें करें। तो इसे धीरे धीरे करके ये सामने, ये साथ में आएंगे ये राष्ट्र, और इसमें तो फायदा इसमें अल्टीमेटली जो गल्फ के राष्ट्र हैं इनको होएगा। और अमेरिका को बिल्कुल नाखुशी होगी, क्योंकि चीन ने कराई है दोस्ती एक तो, और चीन ने भी क्यों करा दी, इसमें अमेरिका को ही एक तरीके से नुकसान है। जब ये समझ गए कि अमेरिका इनको बस केवल एक्सप्लॉइट करेगी और कुछ इनको मिलने वाला है नहीं, तो क्यों ना साथ में रहो और शांति बनाए रखो। तो मगर ये बात अच्छी हुई कि भाई अमन शांति हुई। मैं तो कहूंगा कि चीन जो कि शातिर है, जो कि तेज दिमाग का है, वो बहुत आगे की सोचता है और सोचता है अपने आप को कि हम सबसे शातिर हैं, हमसे ज्यादा कोई ज्यादा शातिर नहीं है। अगर चीन ने, हालांकि वो कुछ काम करता नहीं है अपने फायदे के लिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है कि उनको भाईचारा लगा ईरान से और सऊदी अरेबिया से दोस्ती कराई, उनको फायदा लगा इसमें कि चीन को इसको इसमें फायदा है, अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा, कि क्यों ना हम इसमें दोस्ती करवा लें। अब आपने जो आपका अहम सवाल है कि इसमें मुद्दे क्या क्या उठाए जाएंगे, भाई अभी ये मुद्दे कुछ ज्यादा कुछ खास क्लियर नहीं हुए हैं। मगर ये बात जरूर है कि इसमें पुख्ता, जैसे मैंने पहले बताया कि पुख्ता बहुत जरूरी होंगे। केवल सीरिया और या तो केवल ईरान ही नहीं, अन्य और भी अरब के राष्ट्र हैं। बिल्कुल मेजर साहब, इस खत्ते की अगर हम बात करें तो बहुत डिस्टर्ब ये खत्ता नजर आता है, और ऐसे में अगर हम देखें ईरान को, तो शाम का जो अभी मौजूदा हुकूमत है, असद हुकूमत का सबसे बड़ा हामी है। 12 सालों के अंदर अगर हम देखें, अस्करी मदद भी पहुंचाती रहा है तेहरान, और इमदादी मदद भी पहुंचाता रहा है तेहरान शाम को। तो आप कैसे इसको देख रहे हैं कि अब ये जो दौरा हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 11 सालों में 2011 के बाद से कोई ईरानी सदर पहली मर्तबा जो है शाम का दौरा कर रहा है, दमिश्क का दौरा कर रहा है, तो ये रिश्ते और कितने खुले तौर पर मजबूत होंगे? देखिए, बात ऐसी है कि तेहरान ने जो फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दिया है असद के रिजीम को, असद यानी कि सीरिया को। और अभी ऐसा कि ईरान ने बोला है कि उन्होंने डिप्लॉय करे हैं अपने कुछ फोर्सेस सीरिया में उनके साथ, वो डमास्कस के ही बुलावे पे, यानी कि उनके बुलावे पे ईरान ने अपने फोर्सेस लगाए हैं, वो केवल एज एडवाइजर्स।
कुछ ऐसा वो जो अपने फोर्सेस लगाए हैं ईरान ने सीरिया में, वो फ्रंट लाइन पे या जमीन पे उतर के कुछ ऐसा कुछ लड़ाई लड़ेंगे नहीं, लेकिन एडवाइस उनको जरूर करेंगे और उन भाईचारा रहेगा उनमें और वो कॉपरेशन रहेगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल कॉपरेशन, ट्रेड, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। मिलिट्री कॉपरेशन भी उसमें जो दो बायलैटरल टाइज होती है, बायलैटरल टाइज की दो राष्ट्र साथ में जब आते हैं तो वो क्या क्या मुद्दे पे, किस मुद्दे पे दोस्ती करेंगे। जैसे कि मैं सरल भाषा में समझाता हूँ थोड़ा, कि ताकि हर कोई जो जो पॉलिटिक्स समझता भी नहीं हो या 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 नेशनल सिक्योरिटी समझता भी ना हो, समझ पे दो दोस्त हैं, अब इनको आपस में दोस्ती करनी है, पहले ये दोस्त नहीं थे, इससे फायदा क्या है? अमन शांति रहेगी। आप देखिए, आप सोचिए किसी से अगर लड़के अगर हम रात को सोते हैं तो चैन की नींद नहीं आ पाती। हम्म। इसी बस ठीक उसी तरीके से जब ये दो राष्ट्र साथ में, इनका मिलिट्री कॉपरेशन, फाइनेंशियल कॉपरेशन, ट्रेड कॉपरेशन मिलेगा, तो जितने भी गल्फ के जैसे कि कंट्री, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, वो साथ में आएंगे और इसमें बेनिफिट होएगा पूरे जितने भी गल्फ के राष्ट्र हैं उनको। मेजर साहब, इसके टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रही हैं क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि सऊदी अरब और ईरान जो है, जो कि आपस में बहुत कट्टर दुश्मन थे, वो साथ आ गए और ये दोस्ती कराई चाइना के जरिए, बीजिंग के अंदर इनकी डील हुई। और अब सीरिया का दौरा करना ईरानी सदर का, एक क्या कौन सा अलायंस आपको नजर आता है? और ये इन लोगों के लिए तो फायदेमंद होगा, लेकिन जो इनके मुखालिफ हैं, जो मुल्क है, उनके लिए कितना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जो मिस्टर असद हैं जो कि सीरिया से, उन्होंने तेहरान मई में आखिरी विजिट किया था, जो उनकी दूसरी ट्रिप थी तेहरान की। और इसमें जो मुद्दे जो सामने आते हैं, वो इसमें जब और भी जो राष्ट्र इनके गल्फ के देखेंगे कि भाई, जब दो दुश्मन देश थे पहले, लड़ रहे थे, अब इनमें बायलैटरल अग्रीमेंट हो रहा है, बायलैटरल टाइज बढ़ रहे हैं, इनका व्यापार भी होएगा, मिलिट्री टाइज भी होंगी, इनके साथ में मिलके रहेंगे, एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होंगे, और ईरान ने अपनी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय करेंगे एज एडवाइजर्स, तो यानी कि मिलिट्री तौर से भी उनको मदद करेंगे। तो उनको सीखने को इनसे बहुत मिलेगा और वो सोचेंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इस तरीके, जैसे कि फर्ज करिए कतर को मैं लेता हूँ। कतर से जब बल्कि दोहा पैक्ट साइन हुआ था फरवरी में 2 साल पहले, तब उस टाइम पे क्या हुआ था कि जितने भी ये तालिबान वाले हैं, इनका पैक्ट हुआ था अमेरिका से कि अल कायदा को टोरा बोरा हिल्स के बियॉन्ड वहां से भगा देंगे, वहां खदेड़ देंगे, वहां पे जाएगा अल कायदा, आएगा नहीं। यहाँ पे कुछ चंद बातें हुई थी इनके साथ। तो मगर बात ये हुई कतर के साथ, बाकी अन्य गल्फ के राष्ट्रों ने रिश्ता तोड़ दिया था, ये बोल के कि कतर जो है वो आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है, तो हम इनसे बात नहीं करते, तुम जाओ एक कोने में। इस मतलब धीरे धीरे करके कतर से भी लोग वार्म अप होना शुरू हो गए हैं, वो करीब आने लगे हैं। बस ठीक उसी तरीके से जब ये ऐसे से उदाहरण लोग देखेंगे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें शातिर वाली बात जो है वो है चीन की। चीन ने केवल अपनी बस शातिरबाजी चली है। ऐसा नहीं है कि चीन को कोई भाईचारे से, आपको बताया मैंने पहले, चीन देख रहा है और वो भाप रहा है, अब मैं अगली चाल क्या चलूं। तो वो चीन क्योंकि चालबाज तो है ही है, इसलिए लोग कहते हैं चालबाज चीन। अब बात बात रही दोबारा इस मुद्दे पे, यानी कि ईरान पे और सीरिया पे, तो इनके रिश्ते जब मजबूत होंगे तो जी। जाहिर सी बात है, गल्फ को देखते हुए और भी दुनिया जो अभी लड़ रही है, मैं चाहूंगा कि अगर जब देखिए फ्रांस और जर्मनी इतने बड़े दुश्मन थे और वर्ल्ड वॉर से एक शाम को पहले, बहुत जी। कम लोग जानते हैं ये बात, उन्होंने एक बॉर्डर पे नो मैन लैंड पे एक फुटबॉल मैच खेला, फ्रेंडली फुटबॉल मैच, जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में खेला गया। वो अलग बात है, इनके ऊपर जो जिन अफसरों ने वो मैच खेला था उन पर इंक्वायरी बैठ गई थी और उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ था बाद में कि भाई वो कैसे, मगर हुआ फुटबॉल मैच और अगले दिन ये वापस लड़ने लगे और बाद में जाके जी। सालों बाद ये दोस्त बन गए। और आज की तारीख में फ्रांस और जर्मनी देखिए इतना अच्छा इकोनॉमी में कर रही है। बस उसी तरीके से आप देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया भी इतना अच्छा कर रही है। अब सीरिया की दोस्त है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ईरान ने भी कहा ठीक है, ये अगर सऊदी अरेबिया की दोस्त है, हमारी तुम्हारे से कुट्टी, हम नहीं आएंगे। मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ है, ताकि हर कोई समझ ले। अब बात जब सऊदी अरेबिया और ईरान वापस एकजुट जी। हो गए हैं, तो ईरान ने बोला ठीक है, हम सीरिया से भी हाथ मिलाते हैं, तो वो जाके ठीक है अब सर, एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होंगे, आगे भी आकर रुक करेंगे। और मेजर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए, उन्हीं का रुख करते हैं। मेजर साहब, ईरान के दौरे पर हैं अजय डोभाल साहब, और ये दौरा काफी अहमियत है। ईरान की अगर बात करें तो एससीओ समिट में वो रुकनियत हासिल कर रहा है इस बार। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के लिए कितना फायदेमंद होगा ये रिलेशन अगर डेवलप होता है आगे मजबूती के साथ?
जी देखिए, ये फायदा तो होएगा इसमें हिंदुस्तान को, क्योंकि अभी ईरान की और दोस्ती भी होगी सऊदी अरेबिया से। तो अगर जब वो दोस्त हैं और हमारी और रिश्ते बढ़ेंगे ईरान से, देखिए ईरान की जो सोसाइटी है, जो उनकी जो आपने देखा कि जो हिजाब के बैन हुए थे, बल्कि जो अयातुल्लाह खामेनी ने जो किताब बुक बैन बुक करी थी सलमान रुश्दी की, तो वो बहुत ईरान में बहुत मामले ऐसे हुए हैं, लेकिन पेचीदा हुए हैं वो। लेकिन जब हमारी दोस्ती हुई हो जाती है एक ऐसे राष्ट्र से जहाँ पे पेचीदा मामले भी होते हैं और हम काफी हद तक उनको सुलझाने में भी कामयाब होते हैं, तो इसमें फायदा तो होएगा ही, क्योंकि उस मुल्क से तो फायदा होएगा ही होएगा। उनके जो जो देश की जो और दोस्त हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया से अब दोस्ती हो गई। सऊदी अरेबिया हमारा हमेशा दोस्त रहा है, वैसे बेसिकली हमारे रिश्ते इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया से भी पुख्ते होंगे। तो उस तरीके से इसमें फायदा हमको है। लेकिन जो है, अमेरिका को ये ठीक नहीं लगेगा कि हम जाके ईरान से दोस्ती करें, लेकिन हमारी इंडिपेंडेंट एक फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, हमारी रणनीति अलग है, हमारी कुरीति अलग है, हमको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। तो इस पे फायदा तो मुझे दिख रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और अजीत डोवल साहब, एनएसए साहब कोई ऐसा काम तो करेंगे नहीं जहाँ पे हमारे देश को, मुल्क को फायदा ना हो। तो जाहिर सी बात है, हमारे देश को आगे रखते हुए वो जा रहे हैं, और वो जितने भी रिश्ते होंगे उनको और पुख्ता करेंगे आगे। एनर्जी के लिहाज से अगर बात करें तो अभी रूस से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नजर आते हैं, और एनर्जी जो क्राइसिस दूसरे देशों में नजर आया था, हिंदुस्तान में ऐसे कोई हालात पैदा होते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि हमने एडवांस में ये तमाम चीजें, यानी कि पेट्रोल की अगर बात करें तो हमने अपने पास रखा हुआ है। अगर ईरान से इस मीटिंग के दौरान अगर कोई मसौदा साइन होता है या कुछ बातचीत होती है, प्रोमिस होते हैं, तो आपको लगता है कि हमारे पास एक और ऑप्शन खुल जाएगा ईरान के साथ? हाँ, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, एक ऑप्शन और खुल जाएगा हमारे ईरान के साथ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑप्शन हमेशा खुले रखे हैं, इसमें तो पता नहीं कब कौन सा ऑप्शन, कब किधर कहाँ पे जरूरत पड़े इसकी और कब काम आए, तो इसमें कोई शक की बात नहीं, ऑप्शन हमारा जरूर खुलेगा। ज्योग्राफियाई और स्ट्रैटेजिक लिहाज से भी काफी अहमियत का हामिल है, अगर यहाँ पर ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते हैं तो ईरान के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं मेजर साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जल्द तालिबान हुकूमत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की थी, और जिस पर तालिबान ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था। हमारे साथ मेजर साहब लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। मेजर साहब, यूएन चीफ ने जो अहम इजलास बुलाया है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में खवातीन की जो अभी हालत है उसकी किसी से कोई जो खबर है वो छिपी नहीं है, तस्वीरें भी हमने देखी, खबरें भी लगातार आ रही हैं। जिस तरीके से खवातीन के जो हुकूक है उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है या उन्हें कुचला जा रहा है, अब यूएन इस पर स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है, कोई एक्शन हो सकता है क्या इस इजलास के थ्रू? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और ये एक, मैं कहूंगा, मिलियन डॉलर सवाल है ये। क्योंकि देखिए, जब तालिबान से के साथ जब दोहा पैक्ट साइन हुआ था अमेरिका का, तब भी तालिबान ने झूठ कहा था अमेरिका को कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम उस टाइम पे भी, दोहा पैक्ट के दौरान भी, मैं आपको फरवरी की बात बता रहा हूँ, 3-4 साल पहले की, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम उस टाइम पे विमेन लेडीज को हम स्कूल जाने देंगे, विमेन एजुकेशन के करेंगे। ये तालिबान 2.0 है, ये तालिबान अलग तालिबान है, ये तालिबान पहले का तालिबान जैसा नहीं है। लेकिन सब झूठ था, सब हॉगवॉश था। जब तालिबान सत्ता में आई, जब 15 अगस्त को 2021 में, उसके बाद से तालिबान ने अपने असल रंग दिखाने शुरू कर दिए दोबारा। लेडीज को, वुमेन को, जो 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 महिलाएं हैं, जो कि खवातीन हैं, उनको बिल्कुल कहीं पे इजाजत नहीं मिली काम करने की या आगे जाके आगे बढ़ने की। बिल्कुल, मतलब पता नहीं क्या इन्होंने जंगल राज बना रखा है वहां पे। अब जो, जैसे कि आपने दुरुस्त फरमाया, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने 15 राष्ट्र 25 राष्ट्रों को दावत दी है, जिसमें से अमेरिका, चीन, रूस और जो हमारे पड़ोसी मुल्क है जैसे पाकिस्तान, वो भी शामिल होंगे। लेकिन मैं ये सवाल हमारे सारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, अपने दिल में सब पूछिए कि इसके बावजूद भी, इतना प्रेशर उन पे माउंट करने के बावजूद भी, क्या लगता है कि तालिबान अपना स्टैंड थोड़ा ढीला छोड़ेगी? मुझे लगता नहीं वाकई में। अगर छोड़ना होता तो ये कब का अपना स्टैंड ढीला छोड़ देती, और ये कुछ ना कुछ तब्दीलियां बदलाव लेकर आती। लेकिन ये बदलाव लेकर आई नहीं तालिबान, तो वैसे की वैसी है। तो आप, मैं कह रहा हूं, कुछ चीजें नासुर होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान नासुर है, चीन नासुर है। उस तरीके से मैं बोलूंगा कि तालिबान का भी कोई इलाज है ही नहीं। अब ये कितना भी उन पे दबाव डाल दें, क्योंकि इन पे दबाव वैसे भी कोई इनको रिकग्नाइज करता तो है नहीं, उग्रवादियों की गवर्नमेंट है, तो इनको फर्क पड़ेगा नहीं। तो बात ऐसी है, चाहे
एंटोनियो गुटेरेस यूएन के 25 राष्ट्र लाए, मैं कह रहा हूँ 50 राष्ट्र लेकर आए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तालिबान अपने रंग का ही बदल देगा वहां से।